नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान के और आप संघ गाथा के एपिसोड में आज विशेष चर्चा देख रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख है सुनील अंबेकर जी, आपका स्वागत है। सुनील जी, 100 वर्षों पर हम 100 एपिसोड बना रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि संघ पर लोगों के मन में जितने प्रश्न हैं उनके उत्तर मिले। सामान्यतः संघ का इतिहास इस विषय में, क्योंकि संघ प्रचार से दूर रहा है, तो आजकल एआई की सर्च में भी या गूगल सर्च में भी कई चीज़ें नहीं आती। तो ऐसी क्या बातें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए जो आज पब्लिक डोमेन में नहीं है? संघ का जो उद्देश्य है हम्म, वो उद्देश्य संघ देश को आगे बढ़ाने के लिए है हम्म, और पूरे समाज को आगे रखकर उनके साथ खड़े होकर देश के उत्थान के काम करने का संघ का कार्य है। हम्म, तो कई बार लोग इसको केवल राजनीतिक तक जोड़ देते हैं, तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए सबको कि भाई संघ एक सामाजिक संगठन है और दूरगामी देश के उत्थान में ही ये लगा हुआ है। जो इतिहास, पहले हम इतिहास पर बात करेंगे पहले फेज में। तो इतिहास में डॉक्टर हेडगेवार जी ने इसको स्थापन करने का कारण क्या रहा? वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, मतलब तब की कांग्रेस के। उनका ये विचार था कि देश पराधीनता से तो मुक्त होना चाहिए, अर्जेंट कॉल है, लेकिन पराधीनता में पुनः न जाए इसकी व्यवस्था करना भी जरूरी है। और इसलिए वो सोचते थे कि केवल रोजमर्रा की राजनीति में ये संभव नहीं है हाँ। कि, और इसीलिए शुद्ध अंतःकरण के जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, जिनका खुद का जीवन चरित्रवान और अनुशासित हो और वो सक्रिय होकर समाज में लगातार काम कर सकते हैं, जिनकी संगठन कुशलता भी हो ताकि वो पूरे समाज को साथ में लेकर काम कर सके, तो ऐसे लोगों को तैयार करने की एक श्रृंखला देश में आवश्यक थी। और इसी के लिए उन्होंने ये अलग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य प्रारंभ किया। वो तब का जो कालखंड है 1925 का कालखंड है, और उन्होंने तो इसको पीछे ही सोचा होगा, तब जाकर कई प्रयास किए होंगे और वहां से उनको लगा कि वहां नहीं हो पाएगा, इसलिए अपना संगठन शुरू किया होगा। तो ऐसा क्या उन्होंने प्रयास किए थे? नहीं, बहुत सारे प्रयास किए उन्होंने। एक तो मतलब अनुशीलन समिति में, जहाँ वो कलकत्ता में जब पढ़ रहे थे तब वो क्रांतिकारी क्रांतिकारियों के आंदोलन साथ। में भी वो सक्रिय थे। नागपुर आने के बाद उस समय की जो कांग्रेस थी उसमें भी वो बहुत सक्रिय थे और स्वाधीनता आंदोलन से उनका रिश्ता उनके अंतिम क्षण तक बना रहा। तो स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस में रहते समय भी, जब नागपुर अधिवेशन था, तो बहुत सारे स्वयंसेवकों वॉलंटियर्स को जोड़कर अधिवेशन की व्यवस्था बनाने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तब भी उन्होंने अनुभव लिया था कि संगठन कैसे किया जा सकता है। फिर नागपुर के जितने भी अलग अलग संस्थाएं थी, चाहे सेवा संस्था हो, युवाओं की संस्था हो, उन सब में वो सक्रिय रहे। उन्होंने काफी सारा अनुभव लिया और उसके बाद इन सब अनुभवों को देखकर उन्होंने फिर एक नए तरीके से, जिसमें व्यक्ति निर्माण पर जोर हो, ऐसा एक विशेष नया, मतलब किसी का भी कॉपी नहीं, ऐसे एक नई व्यवस्था को उन्होंने बनाया। बिल्कुल। तो इसको पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऐसा लोग कहते हैं, इससे आप कितना सहमत हैं? नहीं नहीं, पैरामिलिट्री वगैरह ये शब्द बिल्कुल समर्पक नहीं है इसके लिए। ये शुद्ध रूप से एक सामाजिक संगठन है। क्योंकि लोगों को किसी से तुलना करनी होती है तो वो फिर तुलनात्मक शब्द का उपयोग करते हैं। तो ऐसा कोई हम फॉर्मेट ही नहीं है जो संघ है ऐसा। हाँ, क्योंकि सामान्यतः समाज दुनिया भर में, मतलब दुनिया भर में या तो राजनीतिक दल के तौर पर या कम्युनिस्टों के जो आंदोलन रहे, हिंसक एक पैरेलल सेनाएं खड़ी करके परिवर्तन के आंदोलन किए गए, और इसलिए लोग उसी फ्रेम में सोचते हैं। संघ एक बाहर से आया हुआ संगठन नहीं है, तो समाज के अंदर ही जागृति करते हुए ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक तरीके से, अचानक नहीं, तो जैविक तरीके से संगठन को, समाज को संगठित करते करते समाज की मजबूती के साथ परिवर्तन का ये रास्ता है। दिखने में ये दूर लंबा रास्ता हो सकता है, बट ये रास्ता पक्का है और इससे परिवर्तन जैविक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से समाज के अंदर से होगा, वो चिरस्थायी रहेगा। तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने कार्य पद्धति ऐसी बनाई कि आज हम 100वां वर्ष मना पा रहे हैं, उसी में सब कुछ, ये सब कुछ समाया हुआ है। तो 1925 में इस कार्य पद्धति का आग्रह सोचते समय जो आज संघ जिस कार्य पद्धति में काम कर रहा है, क्या यही तब थी या कोई बदलाव हुआ है? ऐसा मूल जो कार्य पद्धति है कि मनुष्य को आत्मीयता से जोड़ना है, शुद्ध सात्विक शुद्ध प्रेम सात्विक आपने प्रेम कार्य से का अपने आधार है। कार्य का आधार है, इसमें कोई बदलाव नहीं है।
और अगर संगठित होना है तो शुद्ध सात्विक चारित्र हुए बगैर हम अपने स्वार्थ को छोड़कर एकत्रित नहीं हो सकते। अगर स्वार्थ ही में डूबे रहे तो वो संगठन स्थायी नहीं हो सकता। तो इसलिए जब उसके घटक उस स्वार्थ से, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठने का रोज अभ्यास करते हैं, क्योंकि मनुष्य के लिए आसान नहीं है, उसका रोज अभ्यास करना पड़ता है। अगर साधना है। साधना है, क्योंकि क्रिकेटर बनना है तो बचपन से साधना करनी पड़ती है, अच्छा व्यक्ति बनना है तो वो भी एक साधना है। तो इसलिए उन्होंने उस साधना को संघ के जीवन में डाला और उसके अनुसार हजारों करोड़ों स्वयंसेवक लगातार इसकी साधना करते हैं। तो ये यूं ही नहीं हुआ, एक लगातार साधना से हुआ है। और जब ऐसे लोग एकत्रित आते हैं तो उनका संगठन ये स्थिर रहता है। जब स्वार्थ के आधार पर संगठन बनते हैं तो वो स्थिर नहीं रह सकते, कभी भी स्वार्थ ऊपर उठकर आ जाता है। संघ के इतिहास के बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा कि सोशल मीडिया या डिजिटल युग में भी कई चीज़ें उपलब्ध नहीं है। लोग ऐसा मानते हैं कि ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए उपलब्ध नहीं है, जबकि इसका वास्तव उत्तर क्या हो सकता है? नहीं, वास्तव में संघ, देखिए संघ तो इतना खुला है कि संघ की शाखा मैदान में लगती है, रोज मैदान में लगती है, और एक जगह नहीं, देश के हर कोने में लगती है। तो इससे मुझे लगता है खुला काम तो कोई और हो नहीं सकता। रही दूसरी बात, संघ के विचार स्पष्ट है। संघ को जो कहना है वो संघ में, संघ के संस्थापक जो थे उन्होंने संघ के स्थापना के समय कह दिया कि ये राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र है। तो संघ का विचार स्पष्ट है। संघ ने कहा कि हमें हिंदुओं को संगठित करना है, बहुत स्पष्ट है। संघ ने कहा कि हमें हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण और इस राष्ट्र के संवर्धन के लिए कार्य करना है। तो विचार बहुत स्पष्ट है, उद्देश्य भी स्पष्ट है, और संघ की रचना भी बहुत मैदानी रचना है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी सीक्रेट जैसी बात नहीं है। हाँ, ये निश्चित बात है, ये सीक्रेट कुछ लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि वो संघ को जो प्रस्थापित फ्रेम्स है उसमें देखते हैं, उस चश्मे से देखते हैं, क्योंकि चार लोग भी कई उनको समझ में नहीं आता है। और इसीलिए वो जब बात समझ में नहीं आती तो उसको समझने की जगह वो इसको अपने अपने तरीके से, अपने जो उनके लिए और जो कन्विंस नहीं कर सकते तो के लिए, हाँ, अपने कन्वीनियंस के लिए वो इसको सीक्रेट बोल देते हैं, धारणा बनाते हैं, क्योंकि फ्रेमवर्क वैसा है। हाँ। सामान्यतः लोगों को ऐसा लगता है कि जो बैठकें होती है, क्योंकि बाकी लोग तो चार लोग भी मिलेंगे तो प्रेस नोट निकलती है जाती है, दो लोग मिलेंगे तो फोटो निकलता है जाता है, लेकिन छपास में दूर रहा संघ। इसलिए कई ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी होंगे, घटनाएं होंगी जो केवल लोगों के बोलने से आगे बढ़ी गई, कई लिखी नहीं है। ऐसा है कि संघ का एक मूल जो दृष्टिकोण है कि ये समाज में एक संगठन नहीं है कि जिसे संगठन को बड़ा करके अपने इतिहास लिखना हो। तो डॉक्टर जी की दृष्टि तो ये थी कि मुझे जल्दी से जल्दी समाज को मजबूत करना है ताकि स्वयं समाज ही सक्षम और स्वावलंबी बन जाए, उसकी अपनी व्यवस्थाएं खुद सक्रिय हो जाए, मजबूत हो जाए, जैसे कि पहले थी। और इसलिए उन्होंने संघ का जो मूल व्यवस्था बनाई वो ही समाज में पीछे रहकर समाज को मजबूत करने की है। और इसीलिए मतलब संघ का जो स्वरूप है वो स्वरूप ही ऐसा बना है कि जिसमें समाज का जो कार्य है या समाज के द्वारा जो कार्य होते हैं श्रेय उसी को जाता है, उसी को दिया जाता है। स्वाभाविक है कि क्रम के अनुसार, मतलब समय काल के अनुसार संघ के जो विचार है उसका निश्चित रूप से वो लोगों तक वास्तविक रूप में पहुंचे, इसके लिए आज के प्रचार माध्यमों का उपयोग हम हाँ, कर रहे हैं। मतलब आपका एक लेकिन स्टैटिक संघ की शाखा विस्तार करने के लिए या संगठन का प्रचार करने के लिए प्रचार माध्यमों की हम उपयोग नहीं करते। संघ के विचार जो है तो निश्चित रूप से, या भाव जो है संघ का, उसको निश्चित रूप से समाज के पास पहुंचे, इसलिए आज के माध्यमों का उपयोग करते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब ने जब संघ की स्थापना की तो प्रचार प्रमुख नहीं था। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से भाव के प्रसार का विचार उस समय भी था। हाँ। इसलिए समाज के सभी संगठन के लोगों को वो अपने कार्यक्रमों में बुलाते थे, समाज के सभी लोगों से संपर्क करते थे। और उन्होंने अपने अंतिम उद्बोधन में भी कहा था 1940 में कि संघ शाखा के बाहर जो समस्त हिंदू समाज है वो अपना कार्यक्षेत्र है। तो ये धारणा तो बहुत पहले से थी, और समाज के सभी लोगों से संपर्क करते हुए आगे बढ़ना ये पहले से विचार था। कितने वर्ष प्रचार प्रमुख और नहीं एक था? बात ऐसे जोड़नी है आपको। हाँ। तो वैसे 1948 मतलब स्वाधीनता के तुरंत पश्चात पंचन्य, ऑर्गेनाइजर, बहुत सारे प्रकाशन संस्थाएं या साप्ताहिक, दैनिक, इस प्रकार के जितने भी प्रकाशन के भाग थे उन सभी को स्वयंसेवकों ने प्रारंभ किया, और उसको डॉक्टर जी ने, बाद में श्री गुरु जी ने और संघ ने उसको
हमेशा प्रोत्साहित किया। स्वयं अपने डॉक्टर जी अपने जीवन काल में ही जो फिल्म का एक नया तंत्र आया था, तो उस जगत से भी उनका संपर्क था, किसी किसी फिल्म के मुहूर्त में भी वो गए थे। प्रचार विभाग कितने वर्ष नहीं था संघ में? 94 में विधिवत रूप से प्रचार विभाग शुरू हुआ। अच्छा। लेकिन प्रचार विभाग का जैसे मैंने बताया कि आज जो प्रचार विभाग में हम काम करते हैं कि तो अपने संघ के सरसंघ चालक जी का मीडिया से संवाद पहले भी हुआ है। हाँ। और पत्र पत्रिकाओं का जो तंत्र है, पुस्तक प्रकाशनों का वो तंत्र भी स्वयंसेवकों ने पहले से आरंभ कर दिया था। तो काम पहले से आरंभ हो गए थे, लेकिन संघ का जो स्वरूप था उसमें इन बातों की कम आवश्यकता थी। जैसे समय बदलता चला गया, मीडिया का स्वरूप बदला, दुष्प्रचार का तो उसके अनुसार मीडिया का भी विस्तार हुआ, स्वरूप बदला, और उसका जो विस्तार हुआ वो सभी तक पहुंच गया मीडिया। तो समय के अनुसार हम लोगों ने भी अपने बदलाव प्रचार विभाग को संस्थागत रूप दिया। बिल्कुल। पहले भी वो था, लेकिन संस्थागत रूप नहीं था उसका। अभी हमने उसको एक रूप आकार दिया है। आजकल व्यक्ति पूजा ज़्यादा होती है और वो कई धार्मिक क्षेत्र में शायद संभवतः अच्छी भी होगी, लेकिन तब उन्होंने अपने आप को गुरु कहलवाने के बजाय भगवा ध्वज, ये कल्पना क्या थी या क्या है? नहीं, स्वाभाविक रूप से, निश्चित रूप से तत्कालीन जो व्यक्तित्व होते हैं उनके उनसे प्रेरित होकर लोग काम करते हैं। जैसे कि डॉक्टर जी से भी प्रेरित होकर उस पीढ़ी के और आज की पीढ़ी के भी स्वयंसेवक कार्यरत रहते हैं। परंतु उनका ये विचार था, जो कि अपने देश का विचार है, कि एक जो स्थायी तत्व है, ईश्वरीय तत्व, जो हमारे हजारों वर्षों के इतिहास से जुड़ता है, उस इतिहास का साक्षी जो है, ऐसा त्याग का प्रतीक जो भगवा ध्वज है, उसको उन्होंने गुरु के रूप में रखा, ताकि हमारा जो गुरुत्व है वो स्थिर रहे, स्थायी रहे, और वो कालातीत न रहे। मतलब वो काल के परे, मतलब एक बिल्कुल प्रारंभ से आदि से लेकर अनंत काल तक चलने वाला आदर्श रहे। इसलिए उन्होंने गुरु को गुरु के रूप में भगवे ध्वज रखा। इतिहास का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो हमारी चर्चा से छूटा है, ताकि हम आगे बढ़े? निश्चित रूप से संघ की जो स्थापना हुई वो स्वाधीनता के संघर्ष के बीच में हुई, और इसलिए स्वयंसेवकों के लिए उन दिनों में भी डॉक्टर जी से लेकर दो काम थे। एक, स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेना, और साथ साथ ही जो देश के लिए आवश्यक ऐसे एक संगठन तंत्र को, व्यक्ति निर्माण के तंत्र को खड़े करना। तो इसलिए डॉक्टर जी खुद संघ काम करते करते जेल में भी गए, जंगल सत्याग्रह में गए, और कई सारे स्वयंसेवकों ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लेते रहे, और साथ साथ उन्होंने संघ की जो नींव थी उसको मजबूत करने का भी काम किया। और इसीलिए स्वाधीनता के समय जब देश का विभाजन हुआ, तो जहाँ हिंदुओं पर एक बहुत बड़ा संकट आया था, उस समय ये संघ की जो शक्ति, ऊर्जा जो गठित हुई थी इतने वर्षों में, वो सारी ऊर्जा उस समय के सरसंघ चालक से गुरुजी ने हिंदुओं की रक्षा और उनके लिए पुनर्वसन की जो व्यवस्था थी, तुरंत तत्काल सहायक की व्यवस्था थी, उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा दी। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय था, संकट का समय। तो संघ में हम सब लोग जब भी सोचते हैं तो एक कृतार्थ का भाव आता है कि जो शक्ति बनी वो वास्तव में देश और हिंदू समाज के हित में उपयोगी हो सके। इतिहास में हमने कुछ प्रश्न दर्शकों से मंगाए थे, उसमें एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा आपके मुख से हमारे दर्शकों के पास जाए कि जो गांधी हत्या, इस विषय पर बार बार आज भी अगर कोई कहता है तो कहते गांधी के हत्यारे हैं। मुझे लगता है शायद आज गांधी जी भी होते तो वो ऐसा बोलने वालों को पहले डांटते हैं। क्योंकि देखिए, गांधी जी का और संघ का रिश्ता जो था, मतलब गांधी जी पहले 34 में तो संघ के शिविर में आए थे, और उन्होंने उसके बारे में बहुत सकारात्मक अपना जो रुख था वो रखा था। उन्होंने शायद ऐसा प्रश्न पूछा था ना। इतना ही नहीं, तो स्वाधीनता के पश्चात जब देश का पार्टीशन हो गया, जिसमें निश्चित रूप से मतलब संघ का ये भूमिका थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और संघ के सब स्वयंसेवक इसी में लगे थे कि कैसे हिंदुओं की रक्षा की जाए और उनको संभाल किया जाए। उस समय में, उस घटना के बीच में 47 में ही मुझे लगता, मुझे माह ठीक से याद नहीं है, सितंबर या अक्टूबर में गांधी जी इसी दिल्ली में, यहीं पास में जो वाल्मीकि बस्ती है, वहाँ जो मंदिर था, उसमें संघ के कार्यक्रम में आए थे, और संघ ने उनको आमंत्रित भी किया और गांधी जी आए भी। तो ये संघ के रिश्ते देश के विभाजन के पश्चात भी संघ और गांधी जी के थे।
तो मुझे लगता है ये बात जो घटना है ये स्पष्ट करती है बात को। दूसरी बात ये है कि अगर मैं कुछ प्रखरता से बोलूं तो ये उस समय की जो राजनीति थी जिसमें विभाजन के कारण कांग्रेस बहुत एक उसकी लोकप्रियता बहुत ही नीचे आ गई थी और संघ के जो काम कर रहा था उसके कारण संघ की जो लोगों के बीच में स्वीकार्यता वो काफी बढ़ी थी। तो मुझे लगता है कि शायद उन दिनों राजनीतिक कुछ कारण रहे होंगे क्योंकि राजनीति में ये बात बहुत महत्व की होती है और इस कारण से शायद राजनीतिक कारणों से बिना कोई तथ्य के आधार पर संघ को इसमें खींचा गया। लेकिन 20 दिन के बाद ही इस कांग्रेस के ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अनावश्यक हो गया। बाद में लेकिन फिर भी उनके बाद में कोर्ट ने वर्तमान भी कहा बाद में कोर्ट ने भी कहा और बाद में उन्हीं कांग्रेस सरकार ने ही बिना शर्त इस संघ के ऊपर लगे प्रतिबंध को या संघ के कार्यकर्ताओं को जो उसमें केस में खींचा गया था उससे सबको मुक्त कर दिया। कांग्रेस का ही शासन था। उसके पश्चात इंदिरा जी आई, उन्होंने कपूर कमीशन बनाया था। उस कमीशन ने भी पूरी इंक्वायरी फिर से कर ली और फिर से सबको मुक्त कर दिया। तो मुझे लगता है कि शायद इन सब बातों को आज के जो लोग हैं उनको इन सब बातों को अपने पूर्ववर्ती लोगों को देखना चाहिए। बिल्कुल। एक और बात पूछी मुझे लगता है कि अब लोगों के मन में इसके बारे में नहीं, लोगों के नहीं है, शंका नहीं है। हाँ, और इसलिए राजनीतिक आरोप मुझे लगता है प्रत्यारोप। कि जो लोग ये बात बोल रहे हैं उनको गांधी जी के वचनों के अनुसार कुछ कर्म करना चाहिए, उससे मुझे लगता है ज्यादा अच्छा लगता है। स्वतंत्रता आंदोलन में संघ मुझे लगता है कि मैंने जैसे पहले ही बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन तो संघ की प्रतिज्ञा में ही था कि भारत को स्वतंत्र करना ये संघ के उद्देश्य में प्रतिज्ञा में ही था संघ के। और इसलिए डॉक्टर जी से लेकर हर एक स्वयंसेवक स्वाधीनता आंदोलन में लगे ही थे और उस समय उनको कोई नया अपना झंडा नहीं लगाना था। तो कांग्रेस जो एक उस समय का सबसे बड़ा मोर्चा संभाल रहा था, हाँ। तो उसके साथ ही सब लोग जुड़े थे या उसके इतर भी जो कार्य चल रहे थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी का कार्य हो या और भी जो कार्य चल रहे थे, उन सब कार्यों में भी उनकी पूरी भूमिका थी। और इसके डॉक्टर जी स्वयं जंगल सत्याग्रह में गए थे, उनको मतलब जेल में भी वो जाना पड़ा था। 42 के आंदोलन में भी बहुत सारे कार्यकर्ता जेल में गए। कुछ लोगों को तो रमाकांत देशपांडे जी को तो फांसी की सजा भी हुई थी, जो बाद में राजनीतिक परिवर्तन के बाद वो बदल गया। बाद में उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में अब मुझे नहीं लगता कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत है क्योंकि संघ की जो भूमिका है वो लगातार एक कंसिस्टेंसी है उसमें। और इसलिए स्वाधीनता के बाद भी जब भी देश की सुरक्षा, देश के सम्मान की बात आई तो संघ उसी पक्ष में है। देश के लोकतंत्र की रक्षा आई, संघ उसी पक्ष में है। तो मुझे लगता है कि स्वाधीन भारत में और स्वाधीनता के पूर्व दोनों समय संघ की स्थापना ही भारत के लिए हुई है। तो भारत ही या ये राष्ट्र ही उसके मध्य में है। तो मुझे लगता है कि ये विषय, और मुझे लगता है कि अब पूरे देश की जनता जो है, सामान्य लोग जानते हैं इस बारे में। और मुझे नहीं लगता कि संघ जैसे संगठन को इस पे कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए। एक और बात पूछी मतलब संघ मतलब सेवा, ऐसा सामान्यतः विरोधी भी मानते हैं कि हाँ, जहाँ पर भी आपदा आती है या अन्य दिनों में भी नियमित सेवा कार्य चलते हैं। तो ऐसा सेवा कार्य का विस्तार कितना है इन दिनों? अभी अगर लगभग हम सोचेंगे कि संघ के स्वयंसेवक, सेवा भारती और अन्य सारे इंस्पायर्ड प्रेरित संगठन के द्वारा जो नियमित प्रकल्प और जो उपक्रम चलते हैं समय समय पर, लगभग 1,25,000 से ज्यादा ये देश भर में चलते हैं। जो प्रकल्प, प्रोजेक्ट का नाम प्रकल्प चलते हैं और उनमें कार्यकर्ताओं की संख्या तो उपक्रम वगैरह चलते हैं। हाँ, बहुत बड़ी है उसकी संख्या। इसके अलावा जो तात्कालिक कोई आपदा आती है उसमें जो कार्य होता है, हाँ। या उस समय जो पुनर्वसन और सहायता के कार्य होते हैं वो अलग है। तो ये नियमित चलने वाले प्रकल्प या उपक्रम, जैसे कोई नेत्र कुंभ हो गया या रक्तदान के शिविर लगातार हाँ। चलते हैं, तो ये उपक्रम है। हाँ। और जो स्थायी प्रकल्प है वो ऐसे मिलाकर ये पूरी संख्या है और ये सब नियमित चलते हैं। मतलब तो ये पूरा एक लंबा विस्तार है और पहले से भी सेवा काम चलते थे। लेकिन डॉक्टर जी की जो जन्म शताब्दी थी 1989 में, उस समय से फिर इनको एक संस्थागत रूप दिया गया और उससे फिर लगातार ये कार्य चल रहा है। आज के समय में केवल स्वयंसेवक सेवा कार्य नहीं कर रहे, तो समाज जीवन की जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं सेवा काम करती है, उनके साथ मिलकर एक तालमेल बनाकर सेवा को हर जगह पहुंचाने का प्रयास चल रहा है। और कई ऐसी सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक संस्थाएं, उनसे भी संपर्क करते हुए वो भी सेवा कार्य में कैसे जुड़ सकते हैं, ये भी प्रयास लगातार चल रहे हैं। सेवा के सिवा अन्य कौन से क्षेत्र में संघ है?
जैसे शिक्षा है या अन्य क्या है? वैसे संघ के स्वयंसेवकों को जैसे जैसे शाखाओं का तंत्र बढ़ता चला गया, तो जहाँ जहाँ उनको समझ में आया कि आवश्यकता है कुछ कार्य करने की, उन क्षेत्रों में वो कार्य करना प्रारंभ हो गया। तो जैसे कुछ लोगों को लगा कि दूरगामी क्षेत्र में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था और जिसमें भारतीय शिक्षा भी हो और सस्ती भी हो, तो उन्होंने विद्या भारती के माध्यम से सरस्वती शिशु मंदिर का एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया। तंत्र शुरू किया और आज देश भर में लगभग 13,000 से ज्यादा ऐसी स्कूलें चलती है जिसमें और उनमें कितने बच्चे हैं, ऐसा कोई आंकड़ा है? लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं। 13,000 स्कूलें हैं और काफी सारे शिक्षक भी काम करते हैं और दूर दराज शहरों से लेकर दूर दराज के क्षेत्रों में ये स्कूलें हैं और ये इसके विद्यार्थी वहाँ के बोर्ड्स में मेरिट भी आ रहे हैं। मतलब स्तर की दृष्टि से भी ये स्कूलों ने अपना अच्छा स्थान बनाया है समाज में। ऐसे वनवासी क्षेत्र में ध्यान में आया कि यहाँ आवश्यकता है सुख सुविधाएं पहुंचाने की भी आवश्यकता है, सेवाकारी की, और साथ साथ जागरण की आवश्यकता है। और जो एक शहर और जनजाति क्षेत्र का जो रिश्ता कमजोर हुआ है उसको भी मजबूत करने की जरूरत है। तो ऐसे और उसके एकल विद्यालय काम प्रारंभ हुआ, एकल विद्यालय का काम प्रारंभ वो हुआ। कितनी संख्या है अभी? अभी एकल विद्यालय की संख्या तो वैसे 30,000 से ज्यादा है। अलग अलग है, वो विश्व हिंदू परिषद कुछ चलाते हैं, हाँ, सब मिला के अभियान चलाता है, काफी लंबी संख्या है उसकी। और दूसरा और एक है कि जैसे वनवासी कल्याण आश्रम ने छात्रावास चलाए हैं, अब और प्रकार के प्रकल्प और भी संस्थाएं चलाती है। संघ विचारों की सरकार है और इस विषय पर अगर काम नहीं हुआ तो फिर ये सबसे बड़ा अपराध माना जाएगा। मुझे लगता है कि पूरे देश में जागृति है और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि समाज जितना जागरूक रहेगा तो धीरे धीरे सभी लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। सरसंघ चालक जी ने अपने संबोधन में जब प्रश्नोत्तर उनके साथ हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि बच्चे पैदा करने के बारे में 3 बच्चे मिनिमम हो। मुझे लगता है कि जनसंख्या असंतुलन की चिंता पूरे समाज में है और उस दृष्टि से कई उपाय हैं और निश्चित रूप से इन उपायों पर जो स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, जो दुनिया में बहुत सारे रिसर्च हुए, अनुसंधान हुए और पॉपुलेशन इंडेक्स के बारे में, उन सब के आधार लेकर मुझे लगता है कि समाज को जागरूक होकर इन विषयों के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। निश्चित रूप से इसके निर्णय व्यक्तिगत परिवार के होते हैं, लेकिन फिर भी हर परिवार का एक राष्ट्रीय दायित्व भी है कि जब भी वो निर्णय ले तो अपने राष्ट्रीय और सामाजिक दायित्व को ध्यान में रखकर ले। यही मुझे लगता है परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने संकेत किया है। जो लोग संघ से जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़े? एक तो संघ के शाखा के माध्यम से, उनके मोहल्ले में जो भी शाखा है उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। उनके लिए परिचित जो भी संघ का स्वयंसेवक होगा उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। और संघ की वेबसाइट में ज्वाइन RSS का एक हमने विंडो भी रखा है, उसके माध्यम से भी वो संपर्क कर सकते हैं। संघ के विविध संगठन हैं, उनसे जुड़कर भी वो संघ से जुड़ सकते हैं। तो बहुत सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से वो संघ से जुड़ सकते हैं। और इसके बाद भी संघ जो जिन कार्यों के बारे में बात कर रहा है वो कोई भी कार्य वो अपने स्वयं या अपनी संस्थाओं के माध्यम से करते हुए भी विचार और कर्म से संघ से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। सुनील जी, आपने समय निकाला। वैसे तो 100 वर्षों की यात्रा 30 मिनट में समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन हमने एक आम दर्शक के मन में जो प्रश्न है वो आपके द्वारा, और आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए। हम आपके समय निकालने के लिए आभारी हैं। धन्यवाद सुदर्शन टीवी।